हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो IQ टेक एजुकेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये हमने आपके लिए एनसीईआरटी साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को चैप्टर वाइज कंप्लीट कराएंगे। ये हमने बायोलॉजी से स्टार्ट की थी, जिसका फर्स्ट चैप्टर था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये सीरीज का दूसरा चैप्टर का दूसरा पार्ट है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। जिसने भी वो फर्स्ट पार्ट ना देखा हो, आप इस पार्ट को देखने से पहले उस फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जब भी आपको ये सेकंड पार्ट भी अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, 25 क्वेश्चन तक तो हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिए थे। अब 26 से स्टार्ट करते हैं। श्वास नली में उपस्थित अपूर्ण उपास्थीय वलय का मुख्य कार्य क्या है? ये देखिए, ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया ये डायग्राम में देखिए, इस पर ये आप गोल गोल रिंग दिखाई दे रहे होंगे। ये कंप्लीट नहीं होते, ये इनकम्प्लीट होते हैं, ये ऐसे होते हैं, बाहर की ओर होते हैं सिर्फ ये। तो इनका क्या काम होता है? देखिए, इनका काम होता है श्वास नली को पिचकने से रोकना। इसका ए आंसर हो जाएगा। देखिए, जैसे साइकिल की ट्यूब होती है, जब उसमें हवा भरी रहती है तो वो फुली रहती है। यदि उससे हवा को निकाल दिया जाए तो वो चिपक जाती है। तो कहीं ऐसे ही जब ये हमारा ट्रैक है, जब सांस लेते हैं तो हवा होगी, और जब सांस नहीं लेंगे तो ये चिपक जानी चाहिए ना आपस में। तो इसे चिपकने से रोकता है ये इनकम्प्लीट कार्टिलेज के रिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वास नली में उपस्थित अपूर्ण उपास्थीय वलय की संख्या लगभग कितनी होती है? जो ये इनकम्प्लीट रिंग्स थे, जो आपने अभी देखा था, इनकी संख्या लगभग कितनी होती है, ये बताना है। इनकी संख्या होती है लगभग 16 से 20। ये जो बने हुए हैं ना ट्रैक के ऊपर, इस तरह से ये वाले, इनकी संख्या होती है लगभग 1620। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वास नली एक सीधी नलिका है जो वक्ष गुहा में जाकर सबसे पहले दाएं और बाएं दो डैश में विभाजित होती है। जो श्वास नली होती है, जो ये ट्रैकिया होता है, ये आगे चलकर दो भागों में बटे ना। देखिए, ऐसे आया ये, फिर ऐसे बट गया, ये लंग्स के अंदर चला गया। तो इस पार्ट को इसे बोला जाता है ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई में भी क्या, प्राइमरी ब्रोंकाई, क्योंकि ये दो में डिवाइड हुई है, प्राइमरी ब्रोंकाई। उसके बाद ये ऐसे और डिवाइड होती है, उसे बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। उसके बाद और डिवाइड होती है, उसे बोलते हैं टर्सरी ब्रोंकाई। लेकिन आपसे इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि फर्स्ट में कहाँ डिवाइड हुई, तो ये हुई ब्रोंकाई में, और इसे बोला जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य में एक जोड़ी फेफड़ा डैश में उपस्थित हैं। देखिए, जो फेफड़े होते हैं वे कहाँ पर उपस्थित होते हैं? ये होते हैं थोरेसिक कैविटी के अंदर। ये इस पूरे जो रिंग्स, जो रिब्स का ये बना हुआ ना जालीनुमा संरचना, इसे बोली जाती है थोरेसिक कैविटी। इसके अंदर होते हैं जो भी हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, जो भी श्वसन अंग होते हैं, उन सबको सेफ रखता है ये अस्थियों का पिंजरा। इसे ही बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। और इसके नीचे होता है, यहाँ पर ये होता है फिर एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी का काम क्या होता है? ये हमारे पाचन अंगों को सुरक्षित रखता है। जो पाचन अंग होते हैं, जैसे आंत वगैरह, छोटी आंत, लीवर, इस तरह की चीज़ें, इन सब को। और फिर उसके भी नीचे होती है एक पेल्विक कैविटी, जो हमारे सेक्स ऑर्गन होते हैं उन्हें सेफ रखती है जो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फेफड़े में उस हिस्से को क्या कहते हैं जहाँ से शौचनी प्रवेश करते हैं? देखिए, ये कहना चाह रहा है, ये ट्रैकिया हुआ, इसके बाद ये ब्रोंकाई आई। तो ब्रोंकाई कहाँ से प्रवेश करती है, उस हिस्से को क्या कहते हैं? यानी ये वाला हिस्सा, अगर डायग्राम की बात करें तो ये वाला हिस्सा जहाँ से ये प्रवेश करेगी ब्रोंकाई लंग्स के अंदर, इसे बोला जाता है हाइलम। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु या एल्विलाई, वायुकोश या एल्विलाई किससे संबंधित है? एल्विलाई देखिए, ये जो आपको लंग्स के अंदर ये एक पत्तानुमा संरचना दिखाई दे रही होगी, इसे बोला जाता है एल्विलाई। जैसे ये इस तरह के है ना, इस तरह से आगे चलकर ये होती है एल्विलाई। ये फाइनल पॉइंट यही होती है एल्विलाई। उसके बाद ये वेन्स होती हैं। इसके बाद यहाँ से जो ऑक्सीजन हमने सांस द्वारा ली है, ये ऑक्सीजन एल्विलाई के थ्रू हमारे ब्लड में चली जाती है। जो नसें होती हैं, वेन्स, उनके अंदर ब्लड होता है, ब्लड में पहुँच जाती है। तो ये पूछा है एल्विलाई किससे संबंधित है, तो ये होता है लंग से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु कोष्टिका वाहिनियाँ किसमें खुलती हैं? देखिए, ये ऑर्डर हमने फर्स्ट पार्ट में आपको बहुत अच्छे से समझाया था, और अगर ये फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए प्लीज़ पहले फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिए। देखिए, स्टार्टिंग में क्या होता है, नोस्ट्रिल्स, जो हमारी नाक के दो छेद होते हैं ना इस तरह के, ये होता है नोस्ट्रिल्स, इसे बोला जाता है नोस्ट्रिल। हवा यहाँ से प्रवेश करेगी, जब हमने सांस को अंदर लिया तो जो एयर है, वायुमंडल में जो हवा है वो यहाँ पर पहुँचेगी। उसके बाद ये होता है, इस तरह की गुफाएँ होती है बनी हुई, जिसे बोलते हैं नसल्स चैम्बर।
इसके भी 3 पार्ट होते हैं, ये हमने आपको फर्स्ट पार्ट में सब बताया था। एक का काम होता है हवा को छानना, दूसरे का काम होता है हवा का टेम्परेचर चेंज करना, उसे बॉडी टेम्परेचर में लाना, तीसरे का काम होता है अगर उस हवा में कुछ स्मेल है तो उसे बताना, उसे सेंस करना किस तरह की स्मेल है। ठीक है, उसके बाद आती है ग्रशनी यानी फेरिंग्स। फेरिंग्स का काम आपको बताया ही था फर्स्ट पार्ट में भी। फेरिंग्स ये श्वास और भोजन दोनों का एक ही रास्ता होता है। उसके बाद ये लेरिंग्स आता है, कंठ, इसका साउंड प्रोडक्शन का काम इसी का होता है। फिर ये ट्रैकिया जिस पर अभी आपने देखा था इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग बने हुए थे। उसके बाद ब्रोंकाई भी आपने देखा ही था। अभी ब्रोंकाई के 3 पार्ट होते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्सरी ब्रोंकाई। उसके बाद ये बढ़ जाती है ब्रोंक्यूल्स में। उसके बाद ये बढ़ जाता है आगे चलकर एल्वुलर डक्ट, जो पत्ता आकार देता है ना इस तरह का पत्ता सा, वो इसी वाली नली को बोलते हैं एल्वुलर डक्ट। और उसके बाद ये एल्वुलाई। तो ये पूछा है वायु कोष्ठिका यानी ये एल्वुलर डक्ट कहाँ पर खुलती है, तो कहाँ पर खुलती है ये खुलती है वायु कोष, यानी इसे एल्वुलाई भी बोलते हैं और एयर सैक्स भी बोला जाता है। जिस एक पत्ते को बोलेंगे जैसे ये है एक, तो इसे बोला जाएगा एल्वुलर सैक। और अगर ये बहुत सारे ऐसे बहुत सारे होंगे तो उन्हें बोला जाएगा एयर सैक्स। तो ये कहाँ पर खुलती है, एयर सैक्स में, वायु कोष में। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, ए आंसर ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में प्रत्येक फेफड़े में लगभग कितने वायुकोष होते हैं? वायुकोष यानी एल्वियोलाई, जो ये पत्ते आकार का दिख रहे हैं आपको, ये जो इधर बने हुए हैं पत्ते, इसी का ये जूम व्यू है, ये जो बना हुआ है। इनकी संख्या लगभग 300 करोड़ होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 300 करोड़। ये छोटे छोटे पत्ते समझ सकते हो आप, इन्हें पत्ते जैसी संरचना है, वरना होते तो ये एल्वियोलाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्यों का प्रत्येक फेफड़ा दो सतही झिल्ली से घिरा हुआ है जिसे डैश कहा जाता है। देखिए फेफड़े की जो बाहरी संरचना आपको दिखाई दे रही होगी, ये एक तो ये वाली लाइन देखिए डायग्राम में, देखिए एक तो ये वाली और एक अंदरली वाली, वो एक बाहर वाली जो येलो कलर है ना, इसके अंदरली और बाहर वाली लाइन को, इन दोनों को एक साथ बोला जाता है प्लूरा। ठीक है, और इन दोनों झिल्लियों के बीच में भरा होता है प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, तो इसने बोला जाएगा प्लूरा, ये डायग्राम में भी लिखा भी हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लूरल गुहा में भरे म्यूकस जैसे चिकने द्रव को क्या कहा जाता है? जो अभी बता रहा था मैं, इसे बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। ये कभी कभी इसकी मात्रा बढ़ भी जाती है, जो डॉक्टरों से फिर निकलवाना पड़ता है, उससे फिर सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ये ऑपरेशन के थ्रू डॉक्टर बाहर निकाल देते हैं, जैसे ये दिखा भी रखा है इसमें। निम्नलिखित में कौन असत्य है? देखिए पहले डायग्राम को देखिए आप, ये होता है आपका राइट लंग, जो आपके राइट हैंड के साइड में होता है राइट लंग का पार्ट, और ये होता है लेफ्ट लंग। देखो लेफ्ट के पास ही ये हार्ट रखा हुआ होता है। ठीक है, जो राइट लंग होता है ये बड़ा होता है लेफ्ट से, इसे 3 पार्टों में बांट कर रखते हैं, और ये बड़ा होता है सिर्फ 2 पार्ट में। तो इसके बेसिस पर ये क्वेश्चन है, इनका आंसर बताना है। देखिए दाया फेफड़ा यानी राइट फेफड़ा बाएं से छोटा होता है। क्या राइट छोटा होता है? राइट तो बड़ा होता है, इसका मतलब गलत है ऑप्शन। देखिए सेकंड ऑप्शन, बायां फेफड़ा छोटा और दायां फेफड़ा बड़ा होता है, ये भी गलत ही लिखा है। ये शायद टाइपिंग मिस्टेक भी हुई है, दोनों क्वेश्चन में गलती है। देखिए तीसरा ऑप्शन, दायां फेफड़ा में 3 पालियां होती हैं जबकि बाएं में 2 होती है, ये सही है। ये 3 पार्ट में बटा होता है, बताया था अभी, ये 2 पार्ट में होता है सिर्फ। बायां फेफड़ा भारी और दायां फेफड़ा हल्का होता है। जो राइट लंग है ये साइज में भी बड़ा है, वेट में भी ज़्यादा ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, दोनों ही गलत है इसमें, आंसर वैसे ही याद रख लो, चाहिए दोनों गलत है। ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है बस। और देखिए जो ये हार्ट रखा है, जहाँ पर लंग्स रखा होता है छोटे वाले लेफ्ट वाले में, ये वाला एरिया जहाँ पर लंग्स हार्ट लगा हुआ होता है, इसे बोलते हैं कार्डियक नोच, इस एरिए को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वक्ष्य गुहा का निचला फर्श एक पतले पथ द्वारा बंद रहता है जिसे डैश कहते हैं। पथ द्वारा बंद रहता है, ये देखिए जिस द्वारा ये बंद है ना, ये जो लाइन सी येलो कलर की लाइन जो दिखी है, इसे बोलते हैं डायफ्राम। ये डायफ्राम के द्वारा बंद होता है, इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वक्ष्य गुहा एक उदर गुहा को अलग करता है। वक्ष्य गुहा और उदर गुहा को अलग करता है, कौन अलग करता है? ये डायफ्राम ही अलग करता है। देखिए ये ऊपर होती है, ये बताया था, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसे क्या बोलते हैं? थोरैसिक कैविटी। ये हमारे जो श्वसन अंग हैं उन्हें सुरक्षित रखता है। इसके नीचे ये होती है एब्डोमिनल कैविटी, ये हमारे जो पाचन अंग है उन्हें सुरक्षित रखता है। और इसके नीचे होती है पेल्विक कैविटी, जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स को सुरक्षित रखते हैं।
तो इसे पूछा है कौन अलग करता है, कौन अलग करता है थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को, डायफ्राम। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में कुल पसलियों की संख्या कितनी होती है? कुल पसलियों की संख्या देखिए, पसली ये जो पूरा रिंग है ना, ये पूरा घेरा है, ये पूरी एक पसली है, ठीक है। ऐसे ऐसे इनकी संख्या होती है 24, संख्या 24 होती है। अगर पेयर की बात करें, ये जो पूरा है ना, ये एक पेयर है, पेयर, ठीक है, इसे एक पेयर बोलते हैं। पेयर की अगर बात करें कितने पेयर होते हैं पसलियों के, 12 पेयर होते हैं। और अगर पसलियों की संख्या की बात करें, संख्या वैसे कितनी पड़ेगी, ये इधर आगे से शुरू होकर पीछे तक जाता है। और ये पूरे रिंग की बात करें तो ये हो जाएगा पूरा पेयर, एक पेयर। और अगर वैसे पसलियों की संख्याओं से बात करें तो एक इधर ऐसे कितने हुए, तो ये 24 होंगे, 12 इधर और 12 इधर, ठीक है। तो कुल पसलियों की संख्या पूछिए तो 24 आंसर लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःशोषण के दौरान निम्न में क्या होता है? देखिए अंतःशोषण यानी इनहेलेशन, जब सांस को अंदर लेते हैं। अब आपको इस डायग्राम में देखना है, बस इस वाले में, इसमें मत देखिए। अभी अंतःशोषण करा है ना, सांस को अंदर लिया है इसने, हवा को बाहर से अंदर लिया है। तो पसलियाँ संकुचित होकर ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं। जो पसलियाँ होती है कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और बाहर की ओर बढ़ जाती है ना, जैसे खुद से भी ट्राई करके देखिएगा आप, जैसे तो ये बाहर की ओर होगा ना, जो हमारा जो थोरेसिक कैविटी है ये बाहर की ओर बढ़ जाएगा थोड़ा। तो इसका मतलब ये तो सही है। डायफ्राम चपटा हो जाता है और वक्ष्य गुहा का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष्य गुहा जो एब्डोमिनल कैविटी है ये बढ़ गया है, इसका आयतन, इसमें कोई शक ही नहीं है। और डायफ्राम भी चपटा होगा, देखो डायफ्राम इस तरह से हो गया, इस तरह से। और इसकी बात करें तो इस तरह, इसमें इस तरह का है, तो डायफ्राम चपटा हो जाता है, ये भी सही है। फेफड़ों में वायुदाब कम हो जाता है। देखिए अगर हम हवा की बात करें या एयर की बात करें, कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होती है? ये हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ट्रांसफ़र होती है। तो जब ये अंदर जा रही है हवा, इसका मतलब अंदर क्या है, फेफड़ों के अंदर क्या है, प्रेशर लो है, तो फेफड़ों में वायुदाब कम हो जाता है, ये भी सही है। तो इसका क्या आंसर होगा? सी डी, इनमें से सभी, ये सभी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्छ्वास के दौरान निम्न में से क्या होता है? यानी एक्सपायरेशन, जब सांस को बाहर निकाला जाता है। अब आप इस डायग्राम को देखिएगा, जब क्या होता है, पसलियाँ शिथिल होकर नीचे और अंदर की ओर गति करती है। खुद से ट्राई कीजिए आप, जब हवा को बाहर निकालेंगे तो पसलियाँ क्या होगा, अंदर की ओर होंगी, ठीक है, ये सही है। डायफ्राम गुम्मद के समान हो जाता है और वक्ष्य गुहा का आयतन घट जाता है। वक्ष्य गुहा ब्रीक हो जाएगा ना, जो हमारा जो ये पसलियाँ हैं ये ब्रीक हो जाएगा, इसका आयतन कम हो जाएगा। और जो डायफ्राम है, डायफ्राम ये नीचे होता है ना, ये वाला, ये इस तरह से गुम्मद के आकार का हो जाता है, ये भी सही है। फेफड़ों में वायुदाब अधिक हो जाता है। फेफड़ों में वायुदाब, अब देखिए अभी बताया था मैंने आपको, जो हवा है वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ये अंदर से बाहर आ रही है, इसका मतलब जो बाहर का टेम्परेचर है वो लो है और अंदर का क्या होगा, अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो फेफड़ों में वायुदाब अधिक हो जाता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका भी डी आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी डी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पसलियों के मध्य पाए जाने वाली पेशी को क्या कहते हैं? ये देखिए दो पसली हैं, ये इस तरह की लाइन है ना, ये डायग्राम में देखिए, एक ही है एक ही है, इनके बीच में जो ये मसल्स पाई जाती है इन्हें बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। इसका ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम अंतःशोषण करते हैं तब डायफ्राम का रेडियल पेशी, अब देखिए पहले आप ये समझिए रेडियल पेशी क्या होती है। देखिए दो पसली होती हैं, पसलियों के बीच की मसल्स को हमने क्या कहा, इंटरकोस्टल मसल। और जैसे ही पसली है और नीचे है डायफ्राम, तो ये पसलियाँ इस तरह से घूम कर आती हैं, जैसे डायफ्राम में, इसमें दिख भी रहा है कुछ डायग्राम में, इसके नीचे ये होता है डायफ्राम। तो इन पसलियों को जो डायफ्राम से कनेक्ट करती है जोन सी पेशी, उसे बोलते हैं रेडियल पेशी या रेडियल मसल्स, ठीक है। तो जब हम अंतःशोषण करेंगे तो क्या होगा, देखिए जो पेशी, जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम का रेडियल पेशी के साथ क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ये सिकुड़ जाएंगे जब हम अंतःशोषण करेंगे तब, ठीक है। देखिए इसमें देख सकते हो आप, जब अंतःशोषण किया डायग्राम में देखिए, जब इसने एयर को अंदर लिया तो ये क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट किया ना, ये कॉन्ट्रैक्ट किया ऐसे हो गया। और जब ये बाह्य शोषण किया, जब बाहर निकाला तो ये इस तरह से गुम्मद के आकार का हो गया, फिर ये रिलैक्स किएगा। जब श्वास को बाहर छोड़ा जाएगा तो रिलैक्स करेगा डायफ्राम, और जब अंदर लेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे बाह्य शोषण में शामिल नहीं किया जा सकता? बाह्य शोषण, देखिए हमने फर्स्ट पार्ट में, इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में ही आपको समझाया था अच्छे से, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, बाह्य शोषण और अंतःशोषण में अंतर बताया था। तो बाह्य शोषण में क्या था,
बाह्य श्वसन की अगर बात करें तो उसमें एक तो हमने श्वास को लेना होता है, सांस को लेना और छोड़ना ये था, और दूसरा क्या था, सांस का ब्लड और लंग्स के बीच इस गैस का एक्सचेंज होना, गैसेज एक्सचेंज होना लंग्स एंड ब्लड के बीच, ये था ना। तो इसी के हिसाब से आंसर तक पहुंचना है हमें। सांस लेना ये क्या है, बाह्य श्वसन है, सही है। इसने पूछा है शामिल नहीं किया जा सकता रक्त और कोशिकाओं के बीच गैसों का आदान प्रदान, देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा। रक्त ब्लड और कोशिकाओं के बीच आदान प्रदान कहाँ होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन में होता है। फर्स्ट पार्ट में अच्छे से समझाया है प्लीज़, इसलिए फर्स्ट पार्ट देख लीजिए पहले, उसके बाद ही सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फेफड़े के अंदर रुधिर के साथ गैसों का विसरण प्रक्रिया से आदान प्रदान कहाँ पर होता है, जो फेफड़ों के अंदर होता है ब्लड के साथ गैसों का एक्सचेंज, ये कहाँ पर होता है, ये आपको कुछ देर पहले ही बताया था कुछ क्वेश्चनों में। ये एल्विलाई में होता है ना, जो इस तरह पत्ते नुमा आकृति होती है, उसके बाद ये वेसल्स होती हैं हमारी, तो यहाँ से एक्सचेंज होता है जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है। ऑक्सीजन अंदर आ जाएंगे और जो इन सेल्स के पास पहले ही कार्बन डाइऑक्साइड थी ये बाहर आ जाएगी, ठीक है। सेम प्रोसेस होता है इसका, जो ये लिखा हुआ ना एल्विलाई का डायग्राम है, इसी का जूम व्यू है ये। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में गैसों का विनिमय उसके डैश के अंतर के कारण होता है। अभी कुछ देर पहले बताया था, जो शरीर में गैसों का एक्सचेंज होता है वो किसके कारण होता है, प्रेशर के कारण। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गया था ना, प्रेशर डिफरेंस के कारण, तो बी आंसर हो जाएगा, दाब के अंतर के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे शरीर में रुधिर और कोशिकाओं के बीच गैसों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं, रुधिर और कोशिकाओं के बीच। देखिए फिर बेसिक से समझिए, हमने सांस को लिया, हमारे नाक में पहुंचा, नाक के थ्रू वो लंग्स तक गया, लंग्स के बाद एल्विलाई से, ये एल्विलाई था इस तरह का, फिर नसों में गया, हमारे ब्लड की नसें जो होती हैं वेन्स बोलते हैं इन्हें, तो इस ब्लड के थ्रू वो पहुंचेगा फिर हमारे अंगों की हर कोशिकाओं के पास। मान लीजिए ये कोशिका थी, अब ये घूमकर ऐसे ही आ गई, यहाँ से ऑक्सीजन इस कोशिका तक पहुँचनी है, तो इसे बोलते हैं कोशिकीय श्वसन, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन हीमोग्लोबिन का घटक है, हीमोग्लोबिन। देखिए ब्लड होता है, ब्लड में क्या होता है, ब्लड में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, यह हम आपको ब्लड वाले चैप्टर में समझाएंगे। तो जो ब्लड में आरबीसी होती है, आरबीसी के पास ही एक घटक होता है हीमोग्लोबिन, एचबी। ये दो वर्डों से मिलकर बनाता है, तो होता है हीमो और एक होता है ग्लोबिन। हीमो क्या होता है, हीमो एक आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है, जिसके पास आयरन होता है वो वाला पार्ट होता है हीमो, जिसे हीमो बोलते हैं। और ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, तो इन दो घटकों से मिलकर बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ग्लोबिन प्रोटीन और हीमेटिन या हीम, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों आंसर सही होंगे। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। देखिए ब्लड में क्या क्या होता है, पहले तो आप ये देखिए, ब्लड में आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होती है, और प्लाज्मा होता है, और प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है। आरबीसी के अंदर ही होता है हीमोग्लोबिन, एचबी, जिसे एचबी बोला जाता है, हीमोग्लोबिन। देखिए जो ऑक्सीजन का ट्रैवल करता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन को लेकर ट्रैवल करता है, वो करता है हीमोग्लोबिन, आरबीसी का पार्ट होता है हीमोग्लोबिन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा भी करता है, लेकिन ये बहुत ही कम करता है, लगभग 3% प्लाज्मा करता है और 97% आरबीसी का हीमोग्लोबिन करता है। तो सबसे ज़्यादा पूछा है, सबसे ज़्यादा हो जाएगा बी ऑप्शन, हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस पार्ट के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इस पार्ट को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।